वेलकम टू मेगाबाइट कॉमर्स क्लासेस। अब देखो अगला देखते हैं इलस्ट्रेशन 12। तो बैलेंस शीट आशीष, सुरेश और लोकेश, देखो ये तीन पार्टनर है। इनकी जो बैलेंस शीट है ये नीचे दी हुई है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 का है। तो देखो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर इसने गलत लिखा है, ये श्याम, गगन और ये राम, ये पार्टनर नहीं है। जो पार्टनर है वो तो देखो आशीष, सुरेश और ये लोकेश है, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ है। सुरेश जो है वो रिटायर होता है जून 30, 2017 को। और देखो अब ये नीचे इसने क्या है, जो जो एडजस्टमेंट किए गए इस रिटायरमेंट पे उनके बारे में ये बता रहा है। तो पहले नंबर का पॉइंट है, जब रिवैल्यूएशन किया गया तो पता चला स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1,72,000 की है। सेकंड नंबर का पॉइंट, फर्नीचर और फिटिंग्स की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, वो 80,000 की है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, ये थर्ड नंबर का पॉइंट। तो इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है सुरेश, तो उसका रिटायरिंग की डेट तक फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में जो शेयर होगा उसका कैलकुलेशन किस बेस पे किया जाएगा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेस के ऊपर किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट इसने माना है वो 2 लाख का माना है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है। ये देखो वो प्रॉफिट है, फर्म जो भी बिजनेस कर रही है ना, उस बिजनेस से जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसके लिए कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में फर्म जो बैलेंस शीट बनाती है ये उस प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो उसमें कितना इसका शेयर होगा और उस शेयर के करस्पॉन्डिंग क्या अमाउंट होगी, यहाँ पर वो बात की जा रही है। अब देखो फोर्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। एक डेप्टर है दीपक, और जो उसकी अमाउंट है वो 10,000 की है, ठीक है, और वो डाउटफुल डेप्टर है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फर्म को ऐसा लगता है कि पता नहीं दीपक पैसे देगा या नहीं देगा, हो सकता है पे कर भी दे, हो सकता है नहीं भी करे। तो इसके लिए ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, प्रोविजन करना है और सेम अमाउंट से करना है। मतलब कि हमें प्रोविजन का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा 10,000 की अमाउंट से। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, जब वैल्यूएशन किया गया तो पता चला जो गुडविल की एक्चुअल वैल्यू है वो 2 लाख की है। सिक्स नंबर का पॉइंट, इसमें ये बोल रहा है कि जो ये सुरेश जो रिटायरिंग पार्टनर है, इसके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी देखो एडजस्टमेंट करने थे ना, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है या एक्यूमुलेटेड जो लॉस है, सारे एडजस्टमेंट कर दिए, ठीक है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो भी अमाउंट आई ना, उस अमाउंट में से 40,000 का तो इसको इमीडिएटली पेमेंट कर दिया गया, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई उसको क्या है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। 7 नंबर का पॉइंट देखो, जो ये रिमेनिंग पार्टनर है आशीष और लोकेश, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 3:2 का है। तो देखो हमें क्या बनाना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ये रिकंस्टिट्यूटेड जो फर्म है, पुनर्गठित फर्म, उसकी बैलेंस शीट बनानी है। मतलब कि जो ये सुरेश रिटायर हुआ है, इसके रिटायर होने के बाद की बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट देखेंगे। तो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो इसके बेस पे जो रिमेनिंग पार्टनर है आशीष, उसका गेन कितना होगा। तो देखो सारी कैलकुलेशन इन दो के बेस पे होगी। ये तो ओल्ड शेयर है, और जो ये देखो ये 3/2 ये न्यू शेयर है, इन दोनों के बेस पे कैलकुलेशन होगी। तो देखो ये आशीष का गेन देखते हैं कितने का है। तो न्यू शेयर आशीष का कितना है, 3/5 का, इसमें से लेस कर देंगे जो इसका ओल्ड शेयर है जो कितने का है, 5/10 का, क्या आएगा 1/10। तो मतलब सुरेश के रिटायर होने पर आशीष का प्रॉफिट में जो शेयर है वो 1/10 से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अब लोकेश का गेन देखते हैं कितने का है। लोकेश का न्यू शेयर जो है 2/5 का, इसमें से लेस करेंगे जो इसका ओल्ड शेयर है जो कि 2/10 का है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, 2/10। मतलब सुरेश के रिटायर होने पर लोकेश का प्रॉफिट में जो शेयर है वो 2/10 से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो गेनिंग रेशियो क्या होगा, आप इसका 1/10 और 2/10 का रेशियो ले लो, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1:2 का आएगा। तो जो इनका रेशियो होगा वो 1:2, जो इनका गेनिंग रेशियो होगा वो 1:2 का होगा। अब देखो सुरेश का गुडविल में कितना शेयर होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखो
दो आइटम चाहिए, दो वैल्यू चाहिए अपन को। कौन कौन सी? एक तो रिवेल्वेशन करने पे गुडविल की कितनी अमाउंट आई, ये देखो ये जो कि 2 लाख की आई है, ठीक है। और दूसरा जो ये सुरेश जो कि रिटायर हो रहा है, इसका प्रॉफिट में शेयर कितने का है, जो कि देखो ये वाला ओल्ड जो रेशियो है, इस रेशियो के बेस पे कैलकुलेट होगा, जो कितना हो जाएगा 3/10 का हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 लाख का 3/10 कितना होगा 60,000। मतलब जो ये गुडविल की जो वैल्यू है 2 लाख, इसमें जो सुरेश की अमाउंट बनती है वो 60,000 की बनती है। मतलब इस अमाउंट से क्या करेंगे, इस सुरेश की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। अब देखो थर्ड नंबर का ये पॉइंट, सुरेश का प्रॉफिट में कितना शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जैसे कि ये थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है ना, वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस के ऊपर करना है, और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख का है। मतलब आपको यही मानना है कि करंट ईयर में भी 2 लाख का ही प्रॉफिट होगा, इस बेस पे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो ये जो सुरेश है ये रिटायर जो हो रहा है ये कब हो रहा है, जून 30, 2017 को, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर जो है बिगिन कब हुआ, 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 से ये जून 30, 2017 तक कितने मंथ हो जाएंगे, 3 मंथ हो जाएंगे। तो देखो हमें जो कैलकुलेट करना है ना, पहले ये करना है कि जैसे कि पूरे साल का प्रॉफिट कितने का होता है 2 लाख का, तो हमें क्या करना होगा, पहले 3 मंथ का फर्म का जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखो इसी बेस पे ये कैलकुलेशन दी हुई है, ये थर्ड नंबर की जो कैलकुलेशन है कि देखो पूरे साल में जो प्रॉफिट होगा फर्म को वो कितने का होगा 2 लाख का, ठीक है। तो 3 मंथ पे कितना, 3 मंथ का प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, तो आप इसको 3 बाई, देखो ये गलत लिखा है 13 नहीं आएगा, ये 12 आएगा। तो 3 मंथ का प्रॉफिट कितना होगा, तो फर्म का देखो जो 3 मंथ का प्रॉफिट होगा ना वो यहां तक की कैलकुलेशन से आ जाएगा। मतलब 2 लाख को आप 3/12 से मल्टीप्लाई कर दो तो फर्म का 3 मंथ का जो प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट में भी देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो ये रिटायरिंग पार्टनर सुरेश है इसकी कितनी अमाउंट बनेगी। तो इसका जो ओल्ड शेयर है वो कितने का है, देखो ये यहाँ पर दिया हुआ, ये 3/10 का शेयर है इसका। तो इसको क्या करेंगे, ये देखो ये 3/10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कैलकुलेशन करने पर 15,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो ये क्या है, ये फर्म का करंट ईयर का 3 मंथ का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में सुरेश का जो शेयर होगा उस शेयर की अमाउंट है ये 15,000। अब देखो यहां पर अपन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से होगा। अब देखो पहले नंबर का जो ये पॉइंट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टॉक की जो रिवैल्यूएशन पे जो वैल्यू आई वो 1,72,000 की आई, ठीक है। और स्टॉक को देखो बैलेंस शीट में 1,85,000 से शो कर रखा है। मतलब आपने तो इसको ओवर वैल्यूड कर रखा है, कितनी अमाउंट से ओवर वैल्यूड कर रखा है, 13,000 की अमाउंट से ओवर वैल्यूड कर रखा है। तो अगर मुझे बैलेंस शीट में अगर इसको इसकी एक्चुअल प्राइस पे शो करना है तो मैं क्या करूंगा, आप इसके अकाउंट में कमी कर दो 13,000 की। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, ये स्टॉक के अकाउंट को CR कर देंगे, 13,000 से कम कर देंगे। तो स्टॉक CR होगा तो ऑब्वियसली जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आप DR करेंगे और सेम अमाउंट से आप करोगे 13,000 से। तो इसकी वजह से क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हो जाएगा 13,000 से स्टॉक की वजह से। तो देखो यही एंट्री यहाँ पर की है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को DR किया कितनी अमाउंट से, 13,000 से, और किसकी वजह से हुआ, स्टॉक की वजह से। तो पर्टिकुलर्स में ये स्टॉक लिख दिया। अब देखो मैंने सिर्फ एंट्री एक की बताई है, मैं सबकी नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे फिर जो क्वेश्चन होगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ये रिवैल्यूएशन को मैं पिछले सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप खुद समझ जाना। वैसे तो 11th क्लास का है कि जनरल से अकाउंट्स में किस तरीके से एंट्री की जाती है। सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, फर्नीचर और फिटिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो देखो 80,000 की है, ठीक है। तो ये वैल्यू 77,000 की शो की भी है। मतलब आपने इसको अंडर वैल्यूड कर रखा है, कितनी वैल्यू से कर रखा है, 3,000 से कर रखा है। तो 3,000 से कर रखा है तो आप क्या करो, इसके अकाउंट को DR कर दो, मतलब रिवैल्यूएशन CR होगा 3,000 से। तो देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को CR किया कितनी अमाउंट से, 3,000 से, और किसकी वजह से हुआ, फर्नीचर की वजह से हुआ। फोर्थ नंबर का पॉइंट, जैसा ये दीपक के लिए बताया था ना कि दीपक डाउटफुल डेब्टर है, तो प्रोविजन करना था 10,000 का। तो मतलब प्रोविजन का अकाउंट हमें बनाना है 10,000 से, तो प्रोविजन CR होता है। तो मतलब जो
क्या वो रिवेल्वेशन अकाउंट होगा वो डीआर होगा 10,000 से। तो ये देखो रिवेल्वेशन को डीआर किया है 10,000 की अमाउंट से, और किसकी वजह से हुआ, ये प्रोविजन का अकाउंट बनाने की वजह से हुआ। अब देखो बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि असेट्स या लाइबिलिटीज जो हो रही है वो चेंज हो रही है। तो मतलब रिवेल्वेशन से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हमें पास करनी थी हम कर चुके। अब देखो डीआर साइड का आप टोटल देखो कितना आएगा रिवेल्वेशन का, 23,000 का, ठीक है। अब ऐसे ही सीआर साइड का टोटल देखो कितना आएगा। मैं देखो हमेशा बोलता हूँ ट्रांसफर की एंट्री को छोड़ के, तो कितना टोटल आया 3,000 का। तो इस कंडीशन में ये जो रिवेल्वेशन अकाउंट का बैलेंस कितना होगा 20,000 का, भाई मतलब 23,000 माइनस 3,000, तो ये 20,000 का आ गया। तो मतलब इसका जो बैलेंस होगा वो 20,000 से डीआर बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि डीआर साइड ज़्यादा है सीआर साइड से, तो 20,000 से डीआर बैलेंस होगा। अब जैसे हमको पता है कि अगर रिवेल्वेशन अकाउंट का डीआर बैलेंस होता है वो लॉस को इंडिकेट करता है, तो ये जो 20,000 का लॉस हुआ है, ये जो तीनों पार्टनर है, इन तीनों पार्टनर्स में इनका ओल्ड शेयरिंग जो रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उससे देखो क्या होगा, आशीष की जो कैपिटल होगी 10,000 से कम हो जाएगी, सुरेश की 6,000 से कम हो जाएगी, और लोकेश की 4,000 से कम हो जाएगी। और जब आप ये एंटी पास करोगे तो उस वजह से उस एंटी को करने से क्या होगा, ये जो रिवेल्वेशन अकाउंट का सीआर साइड है वहाँ उसमें 20,000 की ये आइटम और आ जाएगी। अब देखो दोनों साइड्स जो है रिवेल्वेशन अकाउंट की वो इक्वल होगी। सीआर साइड का टोटल अब कितना होगा 23,000 का, और डीआर साइड का टोटल पहले से ही 23,000 का था, तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई और अब ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो देखो अभी तक अपन ने जितने प्रीवियस क्वेश्चंस में इंक्लूडिंग सेकंड चैप्टर जितने भी रिवेल्वेशन अकाउंट बनाए ना, उन सब में इस रिवेल्वेशन अकाउंट का जो था सीआर बैलेंस आ रहा था, मतलब वो प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा था। ये पहला ऐसा रिवेल्वेशन अकाउंट आया है जिसमें इसका जो बैलेंस है वो डीआर बैलेंस शो कर रहा है, मतलब लॉस को इंडिकेट कर रहा है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो जैसा कि अपन ने कैलकुलेट किया था कि सुरेश का गुडविल में जो अमाउंट बनेगी वो 60,000 की बनेगी, क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया अपना शेयर। लेकिन रिमेनिंग पार्टनर आशीष और लोकेश को गेन हो रहा है 1:2 के रेशियो में, इसलिए इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इस 60,000 को 1:2 के रेशियो में देखो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसकी जनरल की क्या एंट्री बनेगी। तो देखो ये जनरल की एंट्री पास होगी। आशीष की जो कैपिटल होगी वो 20,000 से डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही लोकेश की कैपिटल भी 40,000 से डिक्रीज हो जाएगी, जो कि इस 1:2 के रेशियो में होगी, ठीक है। और सुरेश की जो कैपिटल होगी वो 60,000 से इंक्रीज हो जाएगी, जो भी इसका गुडविल में शेयर बनता है उस अमाउंट के लिए। अब देखो पार्टनर्स का ये कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल देखते हैं। तो जो ओल्ड बैलेंस शीट है देखो वहां से देखेंगे। तो ये देखो जैसे नाम मैंने बताया ये पार्टनर्स के नेम गलत है, यहाँ पर आशीष सुरेश और लोकेश आएगा। तो आशीष सुरेश और लोकेश, ठीक है। तो आशीष की जो ओपनिंग कैपिटल है 7,20,000, सुरेश की 4,15,000 और लोकेश की 3,45,000 की है। तो देखो यही ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दी, आशीष की 7,20,000, सुरेश की 4,15,000 और लोकेश की 3,45,000, सेम अमाउंट है, ठीक है। अब रिजर्व फंड के लिए देखते हैं। तो देखो जैसे कि ये जो बैलेंस शीट है क्वेश्चन में जो दी हुई है, इसके अंदर कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं। तो देखो ये रहा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये रिजर्व का है जो 1,80,000 का है। बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब असेट साइड देखते हैं। तो असेट साइड में कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स में 1,80,000 को। तो इसके लिए देखो जनरल में क्या एंट्री पास करेंगे। तो देखो इसके लिए ये वाली जनरल की एंट्री पास की जाएगी। ये जनरल रिजर्व के अकाउंट को डीआर करेंगे 1,80,000 से। तो इससे क्या होगा, ये जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। और आशीष सुरेश और ये लोकेश इन तीनों की कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। किस रेशियो में, ये 5:3:2 के रेशियो में। इसकी वजह से क्या होगा, आशीष की कैपिटल 90,000 से इंक्रीज हो जाएगी, सुरेश की 54,000 से इंक्रीज हो जाएगी और लोकेश की 36,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसी की एंट्री यहाँ पर इसने ये रिजर्व वाला जो है यहाँ पर इसने पास की है। तो ये देखो आशीष की 90,000 से इंक्रीज हो गई, सुरेश की 54,000 से और लोकेश की 36,000 से इंक्रीज हो गई कैपिटल।
अब देखो मैं अगले के लिए बताता हूँ इस पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के लिए। तो देखो जैसा अपन ने कैलकुलेट किया कि जो 3 मंथ का जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में सुरेश का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर कितने का है, 15,000 की अमाउंट का। तो देखो इस 15,000 की जनरल में एंट्री किस तरीके से की जाएगी। तो देखो जैसे अपन ने पिछले ये पीछे का पेज है कौन सा, ये मुझे नहीं पता, आप देख लेना। तो इसमें देखो अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो होती है जनरल में जो एंट्री होती है वो पास की जाएगी। तो ये वाली एंट्री पास की जाएगी। सस्पेंस अकाउंट को डीआर करेंगे 15,000 से, ठीक है। और जो रिटायरिंग पार्टनर जो कि देखो सुरेश है, ठीक है, तो सुरेश के जो कैपिटल अकाउंट है उसको इंक्रीज कर देंगे 15,000 से, ठीक है। मतलब इसकी कैपिटल इंक्रीज हो गई 15,000। तो इस वजह से देखो क्या होगा, ये सस्पेंस अकाउंट की वजह से सुरेश की जो है कैपिटल 15,000 से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये वाली जो एंट्री है आशीष कैपिटल और लोकेश कैपिटल, इस एंट्री के लिए बता रहा हूं मैं। तो देखो जैसे मैंने बताया जो ये सुरेश का गुडविल में शेयर कितना 60,000 का, ठीक है। इसको 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था और उसकी जो जनरल की एंट्री होगी वो देखो ये वाली होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सुरेश की जो कैपिटल होगी 60,000 से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आशीष और लोकेश की 20,000 और 40,000 से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यही एंट्री देखो इसने यहाँ पर पास की है। सुरेश की कैपिटल ये देखो 20,000 और 40,000 से क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन आशीष और लोकेश की जो ये कैपिटल है ये कम हो जाएगी। अब देखो ये डीआर साइड के जितनी भी आइटम्स है उनको देखते हैं किस तरीके से होगी। रिवेल्वेशन अकाउंट की वजह से देखो इनकी कैपिटल कम होगी। तो देखो अब मैं रिवेल्वेशन अकाउंट पे आ गया हूँ। तो देखो जैसा कि जो था रिवेल्वेशन अकाउंट को देखने से पता चल रहा है कि 20,000 का लॉस हुआ था और उस लॉस को आशीष, सुरेश और लोकेश में जो इनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो है ये 5, 3 और 2 का रेशियो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो उस वजह से जो इनकी कैपिटल थी 10,000, 6,000 और 4,000 से क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। तो यही एंट्री देखो इसने यहाँ पर पास की है, 10,000, 6,000 और 4,000 से इनकी कैपिटल क्या की, डिक्रीज कर दी रिवेल्वेशन अकाउंट से। अब देखो जो हमने ये गुडविल की एंट्री की थी ना, ये वाली, ये 60,000 जो सुरेश की अमाउंट बन रही थी और इस गेनिंग रेशियो की वजह से आशीष, लोकेश की कैपिटल क्या थी, डिक्रीज की थी, वही एंट्री देखो यहाँ पर पास की है। ये आशीष की जो है 20,000 से कैपिटल डिक्रीज हो गई और लोकेश की 40,000 से इनको जो शेयर में गेन हुआ उसके लिए। अब देखो जो ये केस है ना, ये देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये केस ये वाली अमाउंट है तो ये आगे पीछे दिया हुआ है थोड़ा। तो अब ये केस वाली एंट्री देखते हैं। तो देखो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं कि जो सुरेश है उसको 40,000 का पेमेंट कर देते हैं और जितनी भी बाकी उसकी अमाउंट बच जाती है ना उसको क्या करते हैं, लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी वजह से देखो क्या हुआ, जो ये फर्म 40,000 का पेमेंट करेगी ना तो उसकी वजह से सुरेश की जो कैपिटल होगी वो 40,000 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब इस 40,000 के पेमेंट करने के बाद में कितनी अमाउंट बचेगी, तो वो आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। आप देखो सीआर साइड देखो, जो ये सीआर साइड है सुरेश का टोटल कितना है, 5,44,000 का, ठीक है। इस 5,44,000 में आप लेस कर दो ये जो पेमेंट किया ना 40,000 का, वो आप लेस कर दो। और देखो ऊपर जो ये रिवेल्वेशन की वजह से 6,000 से और जो कैपिटल कम हुई वो 6,000 और लेस कर दो आप। तो देखो ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे 4,98,000 की आएगी। और देखो यही वैल्यू यहाँ पर इसने ये नीचे लिखी हुई है 4,98,000। तो इस अकाउंट को देखो ये क्या है, ये जो अमाउंट बच गई ना इस अमाउंट को क्या है, लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है सुरेश लोन लिखा हुआ है। तो जो सुरेश का लोन है उस अकाउंट की वजह से इसका कैपिटल अकाउंट कितने से कम हो जाएगा, 4,98,000 से डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये जो बैलेंस शीट है, देखो इसकी जो वैल्यू है ये नीचे वाली है, ये इसमें थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब बैलेंस शीट ही कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैं आशीष के लिए बताऊं तो आप क्या करो, आशीष का सीआर साइड का जो टोटल है 8,10,000 का, इस वैल्यू में से आप लेस करो ये 10,000 और लेस करो ये 20,000। जब ये आप ये दोनों अमाउंट लेस करोगे तो क्या आएगा कैलकुलेट होके, लेस करने पे आएगा 7,80,000। ये बैलेंसिंग जो फिगर है ये अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से आप लोकेश के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो जो ये बैलेंस शीट ये अमाउंट है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी लोकेश की, तो ये क्या है,
ये लोकेश का कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो इसकी कैपिटल है वो शो कर रहा है, जो कि कितनी है 3,37,000 की। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, तो इसमें देखेंगे कि ये न्यू बैलेंस शीट जो है ये किस तरीके से बनाई जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उनकी आइटमों का एडजस्टमेंट देखेंगे। तो पहले नंबर का आप पॉइंट देखो, स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है रिवैल्यूएशन पे वो 1,72,000 की है। तो स्टॉक देखो ये 1,72,000 पे शो कर दिया, ठीक है। अगला सेकंड नंबर का आप पॉइंट देखो, जो फर्नीचर और फिटिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 80,000 की है। तो देखो ये रहा फर्नीचर फिटिंग, ये 80,000 पे शो कर दिया। अब देखो ये फोर्थ नंबर का पॉइंट जिसमें अपन को क्या करना था, 10,000 का प्रोविजन करना था, ठीक है। तो डेप्टर्स में से 10,000 लेस कर देंगे। जैसे कि ये ओल्ड बैलेंस शीट है, इसमें जो डेप्टर है वो कितने के 1,72,000, इसमें से 10,000 लेस करके शो कर देंगे न्यू बैलेंस शीट में। तो ये देखो 1,72,000 में से ये 10,000 लेस करके शो कर दिया, तो कितनी अमाउंट आएगी लेस करने पर 1,62,000। अब देखो 6 नंबर के पॉइंट के ऊपर ये कह रहा था कि 40,000 का तो पेमेंट कर देंगे और बाकी जितना भी बच गया उसको लोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो कितनी अमाउंट लोन में कन्वर्ट करेंगे ये कैपिटल अकाउंट को देखने से पता चलेगा। ये देखो ये सुरेश का देखो आप इसमें, तो लोन की जो अमाउंट है ये 4,98,000 की है, ठीक है। तो इस लोन को शो करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर। तो ये देखो सुरेश का लोन 4,98,000 से शो कर दिया। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड अपन क्या है सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं। अब पार्टनर्स की कैपिटल देखते हैं। तो देखो जो रिमेनिंग पार्टनर है ये आशीष की कैपिटल कितनी है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 7,80,000 की। तो ये देखो न्यू बैलेंस शीट में शो कर दिया 7,80,000 से आशीष की कैपिटल। ऐसे ही देखो जो ये लोकेश है, लोकेश की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में कैपिटल कितनी है 3,37,000 की। तो ये 3,37,000 से शो कर दिया इसको। और इन दोनों अमाउंटों का टोटल कितना होगा 11,17,000। अब देखो अब हम क्या करते हैं न्यू बैलेंस शीट और ओल्ड बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। तो देखो कैपिटल तो ऑलरेडी शो हो गई, ठीक है। ये पार्टनर गलत है, कैपिटल तो शो कर दिया अपन ने जो भी उनकी फाइनल कैपिटल है। अब रिजर्व, तो रिजर्व का देखो अकाउंट आएगा ही नहीं क्योंकि रिजर्व को तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तीनों पार्टनर्स में। तो आप देखो ये न्यू बैलेंस शीट में देखो सीआर साइड में आपको रिजर्व का अकाउंट ही नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं सनराइज, जो क्रेडिटर ओल्ड बैलेंस शीट में 1,24,000 के है और इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, तो सेम अमाउंट से न्यू बैलेंस शीट में आएगा। ये देखो 1,24,000। अब ये ओल्ड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो 16,000 का, इसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, तो ये भी सेम अमाउंट से आएगा। ये देखो 16,000 न्यू बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में जो लैंड की अमाउंट है 4 लाख की है, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, तो ये देखो ये भी सेम अमाउंट से न्यू बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। ओल्ड बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग थी वो 3,80,000 की थी और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, तो ये देखो ये भी 3,80,000 से न्यू बैलेंस शीट में। अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी 4,65,000 की, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना था, इसलिए सेम वैल्यू से आएगा। ये देखो 4,65,000 न्यू बैलेंस शीट में। और देखो फर्नीचर फिटिंग, इसके ऊपर एडजस्टमेंट करना था, वो एडजस्टमेंट करके अपन शो कर चुके बैलेंस शीट में। और स्टॉक की भी एडजस्टमेंट करना था, वो कर चुके। डेप्टर के ऊपर अपन को 10,000 का प्रोविजन करना था, इसका एडजस्टमेंट भी अपन शो कर चुके। केस इन हैंड, देखो नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा अपन मिस्टेक करते हैं ना वो इसी में करते हैं, केस इन हैंड में, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो जो इसका ओपनिंग केस है वो कितने का है 1,21,000 का है। अब देखो आप ये 6 नंबर का पॉइंट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि सुरेश को 40,000 का केस का पेमेंट किया गया था। इसका मतलब जो केस होगा फर्म का वो 40,000 से कम हो जाएगा। तो देखो न्यू बैलेंस शीट में आप देखो 1,21,000 जो कि ओपनिंग बैलेंस था केस का, उसमें से 40,000 लेस किया है। लेस करने पे क्या आएगा 81,000। तो ये न्यू बैलेंस शीट में केस जो है 81,000 पे आएगा। अब सस्पेंस अकाउंट के लिए देखते हैं। तो देखो जैसा हमने ये 3 में कैलकुलेट किया था कि जो ये रिटायरिंग पार्टनर सुरेश है उसका जो प्रॉफिट में शेयर बन रहा था 3 मंथ का जो प्रॉफिट था उसमें शेयर 15,000 का बन रहा था। तो उससे रिलेटेड जो अपन ने जर्नल में एंट्री जो पास करनी थी वो मैंने बताई थी आपको, ये वाली एंट्री पास करनी होगी जिससे ये सस्पेंस अकाउंट डीआर हो रहा था 15,000 से।
तो जो ये अकाउंट डीआर हुआ ना 15,000 से, देखो वो ही यहाँ पर शो किया गया है, सस्पेंस अकाउंट का डीआर बैलेंस 15,000 से शो किया हुआ है। वैसे तो देखो इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अपन ने पीछे पढ़ा, ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किन में, जो ये रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं ना उनमें। तो देखो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि इस अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, ये सस्पेंस अकाउंट को सीआर कर देते हैं, और जिन जिन रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन हो रहा है उनके गेनिंग रेशियो से उनकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये सेकंड नंबर वाली एंट्री होती है। उसकी वजह से क्या होता, सस्पेंस अकाउंट सीआर हो जाता 15,000 से, जिससे क्या होता, ये सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता और पार्टनर्स की कैपिटल डीआर हो जाती। मतलब और देखो किस रेशियो के अंदर होती, जो इनका गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो क्या है, 1:2 का, आशीष का और ये लोकेश का। तो जो आशीष की कैपिटल कम होती वो देखो 5,000 से जो होती डीआर हो जाती आशीष की। और ऐसे ही जो लोकेश है, लोकेश की जो कैपिटल है वो 10,000 से क्या होती, ये डीआर कम हो जाती, डीआर हो जाती। तो इस तरीके से ये एंट्री पास होती। अगर देखो इस तरीके से अगर ये सेकंड नंबर की एंट्री भी अगर पास करते ना फर्म्स की बुकों में, तो देखो ये जो न्यू बैलेंस शीट है, इस न्यू बैलेंस शीट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता। तो उस वजह से देखो क्या होता है, ये सस्पेंस का अकाउंट जो आपने डीआर साइड लिखा है ना, ये आता ही नहीं, ठीक है। तो ये 15,000 की अमाउंट भी नहीं आती। तो उस वजह से क्या होता, ये जो इसका टोटल ये 17,55,000 का ये आ रहा है, ये ना आकर के क्या आता, फिर ये आता 17,40,000, ठीक है। अब इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड को देखते हैं। तो देखो आशीष की जो कैपिटल होती वो 5,000 से कम हो जाती, ठीक है। और जो ये लोकेश है, लोकेश की जो कैपिटल होती वो 10,000 से कम हो जाती। तो इस वजह से क्या होता, जो ये टोटल आया ना इनका 11 लाख, ये 17,000, ये अमाउंट ना आकर के क्या आता, 11,02,000 की वैल्यू आती। और इस वजह से क्या होता, जब आप इसका टोटल करते तो ये 17,55,000 नहीं आता, बल्कि ये आता 17,40,000। तो इस तरीके से देखो ये दोनों साइड्स क्या होती, इक्वल होती। अब देखो जब आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल लेके इस अकाउंट्स को समझते हो ना, तो समझने में बहुत आसानी होती है और आप अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और जैसे कि देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है सुरेश, ठीक है, सुरेश का जैसे कि अपन ने कैपिटल जो अकाउंट था वो 15,000 से इंक्रीज किया था। ये देखो ये वाली एंट्री पास करके, ठीक है, जो कि ये 15,000 का इसका प्रॉफिट बन रहा था इसके लिए। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि ये सुरेश है, सुरेश को मान लो किसी पर्सन से क्या है, उसने किसी को उधार दिया हुआ है 15,000, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो ये जो आशीष और लोकेश है उनको बोलता है कि तुम मुझे 15,000 की ये अमाउंट दे दो, और जो जिसको मैंने 15,000 उधार दिए उससे पैसे तुम ले लेना, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। जो सुरेश है, सुरेश की 15,000 रुपये रिसीव हुए, किससे रिसीव हुए, आशीष और लोकेश से रिसीव हुए। इसी वजह से तो इन दोनों की कैपिटल को अपन ने कम कर दिया, ठीक है। अब देखो जब फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में जब P&L बनाएंगे, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में देखो ये जो 15,000 का प्रॉफिट था ये भी तो इन्वॉल्व होगा, और ये प्रॉफिट लेने वाले कौन है, आशीष और लोकेश ही तो है। तो बात वही हो गई ना। तो इसी तरीके से आप जब रियल लाइफ का एग्जांपल लोगे ना, तो देखो चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब देखो अगला देखते हैं, इलस्ट्रेशन 13। श्याम, गगन और राम ये 3 पार्टनर है एक फार्म के अंदर, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 2:1 का है। और ये देखो नीचे बैलेंस शीट दी हुई है, और ये कब की दी हुई है, मार्च 31 2017 की ये बैलेंस शीट है। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। गगन को क्या है, एक MNC कंपनी में काम करने का मौका मिलता है। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मतलब जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस क्या है चलाती है, वो होती है MNC। तो देखो वो क्या करता है, वो इस दिन रिटायर होने की सोचता है, या यूं कह दो कि इस दिन रिटायर हो जाता है। कौन से दिन, देखो जिस दिन की ये बैलेंस शीट है ना उस दिन, मतलब मार्च 31 2017 को क्या होता है, गगन रिटायर होता है। और देखो श्याम और राम का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 का है, मतलब कि गगन के जाने के बाद का, ठीक है। और इस क्या बोलते हैं, गगन के रिटायरमेंट के ऊपर जब वैल्यूएशन किया गया तो पता चला कि जो गुडविल की एक्चुअल वैल्यू है वो 70,000 की है, ऐसे ही मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू 78,000 की, ऐसे ही बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू 1,52,000 की, स्टॉक की 30,000 की है।
और जो बैड डेप्ट है वो 1550 के हैं और इनको हमें राइट ऑफ करना है। तो हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है और हमें फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। कब की? गगन के जाने के बाद की बैलेंस शीट बनानी है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये वर्किंग नोट देखते हैं। तो गेनिंग शेयर किस तरीके से कैलकुलेट होता है जो अपन ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर है श्याम, देखो इसका गेनिंग शेयर देखते हैं कितना। तो ये जो कैलकुलेशन होगा, देखो ये जो ओल्ड शेयर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और न्यू शेयर क्या होगा, न्यू शेयर देखो ये 53 का न्यू शेयर। तो इन दोनों के बेस पे क्या होगी, कैलकुलेशन की जाएगी। तो श्याम का गेनिंग शेयर देखते हैं कितना, श्याम का न्यू शेयर कितने का है 5/8 का, माइनस ओल्ड शेयर 2/5 का, कैलकुलेट करने पे आएगा 9/40। मतलब श्याम को प्रॉफिट में जो गेन हुआ है वो 9/40 के शेयर का गेन हुआ है। इसी तरीके से देखो राम का देखते हैं। राम का जो न्यू शेयर 3/8 का माइनस ओल्ड शेयर 1/5 का, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 7/40। मतलब जो राम का शेयर है वो 7/40 से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो जैसा हमें पता है जो गेनिंग शेयर होता है ये दोनों, इन गेनिंग शेयर का जब रेशियो लेंगे तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों का जैसे अपन रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 9/7 आ जाएगा। तो ये गेनिंग शेयर हो जाएगा, सॉरी गेनिंग रेशियो हो जाएगा। अब देखो जो ये वर्किंग नोट है इसमें गगन का गुडविल में कितना शेयर बनेगा वो नहीं दिया है, और वो श्याम और राम में उनकी गेनिंग रेशियो में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कितनी अमाउंट से होगा वो कैलकुलेशन भी नहीं दी हुई है। तो वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो देखो गुडविल की वैल्यू कितनी है 70,000 की, और जो ओल्ड रेशियो कितना है 2:1 का। तो इसके अकॉर्डिंग गगन का शेयर कितना है 2/5 का। तो इन दोनों के बेस पे कैलकुलेशन होगी कि जो ये गगन है, गगन का गुडविल में कितना शेयर बनता है और उस शेयर के करस्पॉन्डिंग अमाउंट कितनी है। तो वो देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी। 70,000 का 2/5 कितना होगा 28,000। तो ये 28,000 क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि गगन की गुडविल में बनती है। तो इस वजह से क्या करेंगे, जो ये गगन है, गगन की कैपिटल को 28,000 से इंक्रीज कर देंगे। अब देखो जैसा कि हमें पता है जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसकी गुडविल में जो भी शेयर बनता है उसके करस्पॉन्डिंग जो अमाउंट होती है उस अमाउंट से उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से जिन जिन पार्टनर्स को गेन होता है, जैसे यहाँ पर श्याम और राम को गेन हुआ है, तो उनके गेनिंग शेयर के अकॉर्डिंग उनकी जो कैपिटल होती है उनकी कैपिटल को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और किस रेशियो में होगा, जो भी उनका गेनिंग शेयर है, मतलब 9/7 का जो ये गेनिंग शेयर है, गेनिंग रेशियो है, इस रेशियो में हो जाएगा। तो 28,000 को ये 9/7 के गेनिंग रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शाम की कितनी अमाउंट बनेगी 28,000 का 9/16, ये कितना हुआ 15,750। ठीक है, इतने अमाउंट से इसकी कैपिटल कम हो जाएगी शाम की। ऐसे ही राम की देखो, राम की कैलकुलेट करने पे आएगा 12,250, मतलब जो राम की कैपिटल है वो 12,250 से डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले जर्नल में ये गुडविल की जो एंट्री है ये किस तरीके से की जाएगी यही देखते हैं। तो ये देखो ये वाली जो है ये गुडविल की एंट्री है। तो सेक्रीफाइस करने वाला कौन है, अपने शेयर का गगन है, ठीक है। और सेक्रीफाइस करने के लिए गुडविल में जो उसकी अमाउंट बनती है 28,000 की बनती है, इसी वजह से इसकी कैपिटल 28,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अब श्याम और राम को क्या हो रहा है, जो इनका प्रॉफिट शेयर है उनमें गेन हो रहा है। तो उसी रेशियो में जो अपन ने कैलकुलेट किया, जो कि देखो ये 9/7 का गेनिंग रेशियो है, इस रेशियो में क्या करना है, इस 28,000 की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उससे क्या होगी, श्याम की कैपिटल 15,750 से डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही जो राम की कैपिटल 12,250 से डिक्रीज हो जाएगी। मतलब आप ये चीज नॉर्मल वे में इस तरीके से समझ सकते हो कि जिन पार्टनर्स को प्रॉफिट में गेन होता है उन पार्टनर्स को पैसे देने पड़ते हैं उन पार्टनर्स को जो अपने प्रॉफिट में शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला गगन है, इसलिए गगन को अमाउंट मिलेगी, और जो गेन हुआ है वो श्याम राम को हुआ है, इसलिए ये पेमेंट करेंगे गगन को। तो देखते हैं, देखो पहली एंट्री
तो देखो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 78,000 की है, ठीक है, जो रिवैल्यूएशन पे पता चला। और देखो बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में मशीनरी को 85,000 से शो कर रखा है, मतलब आपने तो इसको जो है ओवर वैल्यूड कर रखा है। कितनी अमाउंट से? 7,000 की अमाउंट से। तो अगर मुझे इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू 78,000 के ऊपर शो करना है इसके अकाउंट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 7,000 की कमी करनी पड़ेगी इसके अकाउंट में। तो मतलब मैं मशीनरी को CR कर दूंगा 7,000 से। तो ये देखो मशीनरी जो अकाउंट है CR किया 7,000 से। अब देखो बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 1,52,000 की। और देखो ओल्ड बैलेंस शीट में कितने की शो की हुई है? 1,22,000 की। मतलब आपने तो इसको अंडर वैल्यूड कर रखा है। कितने की अमाउंट से? 30,000 की अमाउंट से। मतलब कि 1,52,000 माइनस 1,22,000, तो ये 30,000 आ गया, अंडर वैल्यूड है। तो अगर इसको मुझे बैलेंस शीट में 1,52,000 पे शो करना है तो मैं क्या करूंगा? आप इंक्रीज कर दो इस बिल्डिंग के अकाउंट को 30,000 से। तो देखो बिल्डिंग के अकाउंट को DR कर देंगे। ये देखो ये DR, बिल्डिंग अकाउंट DR हुआ 30,000 से। अब देखो आगे देखो स्टॉक की जो वैल्यू है वो 30,000 की है, लेकिन ओल्ड बैलेंस शीट में कितने पे शो कर रखा है स्टॉक को? 42,000 से। इसका ये मतलब हुआ कि आपने तो इसको ओवर वैल्यूड कर रखा है। कितने की अमाउंट से? 12,000 की अमाउंट से कर रखा है। बाई 42,000 माइनस 30,000, तो 12,000 से आपने इसको ओवर वैल्यूड कर रखा है। तो एक्चुअल वैल्यू पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टॉक के अकाउंट में आप कमी कर दो 12,000 से। तो ये देखो ये क्या है, स्टॉक के अकाउंट को CR कर दिया 12,000 से, कमी कर दी 12,000 की। अब देखो अगला जो ये बोल रहा है ना कि 1,550 का बैड डेप्ट हुआ है। तो देखो इस चीज को क्या मतलब है? देखो इस चीज का ये मतलब है कि बैलेंस शीट में जितने भी डेप्टर है ना, उन डेप्टर्स में आपको जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये डेप्टर्स 19,000 के शो किए हुए हैं, आपको इसमें से 1,550 क्या करना है? लेस करने हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि आपने 19,000 पे शो किए हुए हैं और एक्चुअल में इसको क्या करना है? इससे भी कम की अमाउंट के ऊपर शो करना है। कितनी अमाउंट से? 1,550। तो इतना ही इस अकाउंट में क्या करेंगे? कमी कर देंगे हम, फिर ये एक्चुअल वैल्यू पे शो होने लग जाएगा। तो ये देखो ये डेप्टर में कमी की 1,550 से। अब देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान दो, जो ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में देखो ये बैड डेप्ट की बात बोल रहा है। और प्रीवियस क्वेश्चन में जो अपन ने पढ़ा उसमें प्रोविजन करने के लिए बोल रहा था। तो देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में डेप्टर्स पे प्रोविजन करने के लिए बोल रहा है या बैड डेप्ट के लिए बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पर ये प्रोविजन करने के लिए बोलता ना, तो देखो जो हमने ये यहाँ डेप्टर की जगह डेप्टर ना लिख करके प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स लिखा जाता। तो आप इस चीज पे ध्यान रखो कि वो किस चीज के लिए बोल रहा है, प्रोविजन के लिए बोल रहा है या बैड डेप्ट के लिए बोल रहा है। तो अब देखो ये तीनों जो आइटम है 7,000, 12,000 और 1,550, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी सम करने पे? 20,550। तो इतनी अमाउंट से क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन को DR कर दो। भाई कहने का मतलब ये है, जब आप इन तीनों अकाउंटों को आप CR कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो रिवैल्यूएशन है वो DR होगा, जस्ट अपोजिट होता है, और सेम अमाउंट से होता है। मतलब ये दोनों अमाउंट जो होगी वो सेम होगी। अब इसी तरीके से आप ये सेकंड वाली एंट्री देखो, जब बिल्डिंग को अपन ने 30,000 से DR किया है तो ये कंफर्म हो गया कि रिवैल्यूएशन CR होगा, जस्ट अपोजिट होता है और सेम अमाउंट से होता है, मतलब ये भी 30,000 से ही होगा। अब देखो ये जो पहली वाली एंट्री है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR होगा और किसकी वजह से होगा? इन तीनों अकाउंट्स की वजह से होगा, मशीनरी, स्टॉक और डेप्टर की वजह से होगा। तो ये देखो ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट, ये DR साइड में आप देखो मशीनरी, स्टॉक और डेप्टर, और देखो कितनी कितनी अमाउंट से होगा? 7,000, 12,000 और 1,550। 7,000, 12, ये देखो सेम अमाउंट है तीनों, ठीक है। अब इसी तरीके से देखते हैं कि जो रिवैल्यूएशन जो हुआ है ये दूसरी वाली एंट्री CR होगा, और CR सिर्फ एक ही अकाउंट की वजह से होगा, किसकी वजह से? बिल्डिंग से। और कितनी अमाउंट से? 30,000 से। तो ये देखो CR हुआ है रिवैल्यूएशन बिल्डिंग की वजह से और वही 30,000 की अमाउंट से हुआ है, ठीक है।
अब देखो इस ट्रांसफर की एंट्री को छोड़ के, ये ट्रांसफर वाली जो एंट्री है, इस एंट्री को छोड़ के सीआर और डीआर साइड का टोटल देखते हैं। तो देखो सीआर साइड का जो टोटल है वो है 30,000 का, ठीक है। और डीआर साइड का जैसे कि आप इन तीनों आइटम्स का टोटल करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 20,550। इसका क्या मतलब हुआ, रिवेल्वेशन अकाउंट का सीआर बैलेंस है, और कितना बैलेंस है भाई, 30,000 में से आप 20,550 लेस कर दो, तो लेस करने पे क्या आएगा, 9,450 की अमाउंट आएगी। मतलब इसका बैलेंस जो है वो सीआर है, और कितनी अमाउंट से, 9,450। तो इस 9,450 का जो सीआर है मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 का है ओल्ड शेयरिंग रेशियो। तो इस जैसे कि 9,450 के अमाउंट को 2:1 में करोगे तो शाम की जो कैपिटल है वो 3,780 से इंक्रीज हो जाएगी, एज सेम अमाउंट से गगन की भी इंक्रीज हो जाएगी, और राम की 1,890 से इंक्रीज हो जाएगी। जब आप तीनों का टोटल करोगे तो ये 9,450 की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब आप टोटल करोगे डीआर साइड का, जब आप टोटल करोगे तो वो टोटल आएगा 30,000, और देखो सीआर का तो ऑलरेडी पहले से ही 30,000 है, तो इस वजह से क्या होगा, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया ये प्रॉफिट को श्याम, गगन और राम में, तो देखो इसकी एंट्री जनरल में किस तरीके से, ये देखो डिस्ट्रीब्यूट की, ये 3rd नंबर की एंट्री हो जाएगी। रिवैल्यूएशन को डीआर किया, और इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को क्या किया, इंक्रीज कर दिया इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 2:1 का है उसमें, तो ये इनकी जो कैपिटल होगी इंक्रीज हो जाएगी, और इस वजह से ये जो अकाउंट होगा इस एंट्री के बाद में, ये अकाउंट रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो देखो आपको क्या है, सीधा ऐसा नहीं है कि आप पहले जर्नल की एंट्री पढ़ रहे, मतलब आप पहले जर्नल की पूरी एंट्री देखोगे उसके बाद अकाउंट देखोगे। देखो अगर आप दोनों को साथ में देखते हो ना, जर्नल की एंट्री किस तरीके से हो रही है, अकाउंट में एंट्री इसकी किस तरीके से होगी, तो वो चीज़ें क्या है आपको अच्छे तरीके से समझ में आती है, दोनों को साथ में समझना चाहिए। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान दो जहाँ पर आप नॉर्मली मिस्टेक कर सकते हो, जैसे ये रिजर्व की एंट्री है ना, इसके लिए आपको देखो क्या करना है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आप बैलेंस शीट को देखो, और इसमें से वो सारे अकाउंट आपको सर्च करने हैं जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के हैं या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के हैं। मतलब P&L का जैसे सीआर बैलेंस या डीआर बैलेंस या किसी भी तरह का कोई रिजर्व है, जैसे कि जनरल रिजर्व है, ये सारे आपको फाइंड आउट करने हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये। तो यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर जो एक ही अकाउंट है वो देखो वो सिर्फ जनरल रिजर्व का है, तो स्टूडेंट क्या है नॉर्मली इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। तो जनरल रिजर्व की देखो वैल्यू कितने की है, ये 14,500 की है, तो 14,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स में, श्याम, गगन और राम के अंदर ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो कि 2:1 का है। तो ये देखो ये रिजर्व की एंट्री हो जाएगी, रिजर्व को 14,550 से डीआर करेंगे, इससे क्या होगा, रिजर्व का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब ये नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। और श्याम, गगन और राम की कैपिटल को क्या करेंगे, ये 2:1 के रेशियो में इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, श्याम की जो कैपिटल है वो 5,800 से इंक्रीज हो जाएगी, सेम अमाउंट से गगन की भी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और राम की कैपिटल जो है 2,900 से इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो जो ये अगली वाली एंट्री है ये तो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, जो गुडविल को बिलोंग करती है। अगली एंट्री देखते हैं। अब देखो ये लास्ट वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि इसके लिए पहले कैपिटल अकाउंट को हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा, तभी ये एंट्री आपको समझ में आएगी। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल देखते हैं कितनी है। श्याम की, अब देखो ये कहाँ से लेंगे, ये ओल्ड बैलेंस शीट से लिया जाएगा डेटा। तो जैसे ये ओल्ड बैलेंस शीट है, श्याम, गगन और राम की जो ये कैपिटल दी हुई है 80,000, 62,500 और 75,000। तो आप देखो ये 80,000, 62,500, 75,000, तो ये सेम अमाउंट है, वही श्याम, गगन और राम, ठीक है, तीनों पार्टनर्स का नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो ओपनिंग कैपिटल लिख लेंगे। फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की वजह से इनकी कैपिटल इंक्रीज हुई है। देखो पहली चीज़ तो ये बताने की खैर ज़रूरत तो नहीं है, जो सीआर साइड में एंट्री कर रहे हो मतलब उनसे इनकी जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज होगी उसकी वजह से। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन की वजह से इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी,
और वो देखो इस एंटी की वजह से होगी, जो रिवेल्युएशन अकाउंट को बनाने पे जो प्रॉफिट हुआ था उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट जो किया गया था। तो श्याम की 3780 से, सेम अमाउंट से गगन की, और राम की 1890 से। तो आप देखो यहाँ पर सेम अमाउंट है 3780, वही 3780 और ये 1000, तो सेम वही अमाउंट है। तो रिवेल्युएशन की वजह से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब देखो रिजर्व में, तो देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे इसने लिखा हुआ है, ये रिजर्व की जो अमाउंट है वो ये वाली है इधर की, ठीक है। तो रिजर्व की वजह से श्याम, गगन और राम की जो कैपिटल इंक्रीज हुई, वो देखो जो जर्नल में अपन ने ये रिजर्व वाली एंट्री पास की थी उसकी वजह से, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था अपन ने, तो इनकी वजह से इन तीनों की जो कैपिटल थी ये 5800 और 5800 और 2900 से जो होगी इंक्रीज हो गई थी। तो देखो सेम सी एंट्री की है, 5800, 5800 और 2900 से इनकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। अब देखो ये जो दोनों अमाउंट है जिससे कि गगन की जो कैपिटल है इंक्रीज हो रही है, दोनों को आप टोटल करोगे ये 28000 है, ठीक है। तो जो गुडविल में इसका शेयर बन रहा था गगन का, उसकी वजह से 28000 से इंक्रीज की थी, और श्याम और राम को जो उनको गेन हुआ था इस वजह से इनकी कैपिटल जो हुई थी वो डिक्रीज की थी। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपन ने जनरल में एंट्री पास की थी, ये वाली एंट्री, ये देखो गुडविल में जो शेयर था 28000 से गगन की इंक्रीज हुई, और इन दोनों की 15750 और 12250 से डिक्रीज हो गई थी। तो यही एंट्री यहाँ पर की है। और देखो इसी के एंट्री के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, डीआर साइड जो होगा, ये श्याम जो रिमेनिंग पार्टनर है और राम, इनकी कैपिटल क्या हुई, देखो डिक्रीज हो गई 15750। ये देखो यहाँ पर भी 15750, जो इधर अमाउंट होगी ना वो इधर आएगी। अब ऐसे ही आप राम के लिए देख लो, राम की डिक्रीज कितनी अमाउंट से हुई, 12250 से। अब आप यहाँ पर भी देखो 12250 से। तो कहने का मतलब देखो इसका नॉर्मल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका क्या मतलब है, जो रिटायरिंग पार्टनर है गगन, उसने अपने शेयर का सेक्रीफाइस किया है, इस वजह से उसकी कैपिटल 28000 से इंक्रीज हुई, जो इन दोनों का टोटल होगा। और श्याम और राम, इनको की गेन हुआ, इसी वजह से जो होगा श्याम जो है 15750 की अमाउंट देगा गगन को। तो देखो इसी वजह से श्याम की कैपिटल जो हुई वो डिक्रीज हो गई यहाँ पर 15750। ऐसे ही राम जो देगा 12250 देगा, तो इसी अमाउंट से राम की कैपिटल जो हुई डिक्रीज हो गई। अब देखो जब आप श्याम की इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो ये 89580 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही गगन की 180 की आ जाएगी, और जो राम है 79790 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो डीआर साइड की बात करते हैं, तो डीआर साइड में ये दोनों एंटीज, ये वाली और ये वाली एंटीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जो गुडविल की वजह से कम हुई है। गगन के लोन की देखो बात करते हैं, तो देखो जैसे गगन की आप सीआर साइड में देखो, ठीक है, सीआर साइड का टोटल कितना है, 180 का है। मतलब गगन की जो कैपिटल है वो 180 की है, और ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ जिसकी वजह से गगन की कैपिटल कम हो। तो सीधी सी बात है, गगन रिटायर हो रहा है तो गगन को इतनी अमाउंट पे करनी है, ठीक है। तो फर्म गगन को 180 की अमाउंट पे करेगी। तो इसी वजह से जो है इसका जो कैपिटल अकाउंट है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो गगन की कैपिटल है वो तो देखो कैपिटल 180 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने की वजह से देखो क्या होगा, इसका गगन का कैपिटल अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा, लेकिन गगन का इस एंट्री की वजह से गगन का लोन अकाउंट जो होगा ना वो शुरू हो जाएगा। अब आप देखो जर्नल में देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि गगन की जो देखो कैपिटल अपन ने अभी कैलकुलेट की थी ना 180 की थी टोटल कैपिटल, ये सारी की सारी कन्वर्ट हो गई लोन में। तो इसी वजह से एक नया अकाउंट बन गया लोन का, जो कि सेम अमाउंट का है 180 का। और जो तो इस वजह से क्या होगा, गगन की जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा, मतलब जीरो बैलेंस होगा इसका। अब देखो ये बैलेंस सीडी वाला आइटम देखते हैं। तो जैसा कि अपन को पता है बैलेंस सीडी जो है वो अकाउंट के बैलेंस को शो करता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जो भी उस अकाउंट को बिलोंग करते हैं उन सारे के एडजस्टमेंट के बाद में, ठीक है। तो देखते हैं श्याम का ये बैलेंस शो कर रहा है 73,830, मतलब कि सारे एडजस्टमेंट के बाद में श्याम की जो कैपिटल है वो 73,830 से क्या है, सीआर है। अब आप गगन की देखो, गगन में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, और इसका रीजन क्या है, जितनी भी उसकी कैपिटल बनती थी वो तो लोन अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दी,
इस वजह से गगन का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं है इसका बैलेंस। ऐसे ही राम का देखते हैं तो सारे ये आई 67,540, मतलब सारे एडजस्टमेंट के बाद में राम की जो कैपिटल है वो 67,540 से क्या है, CR है। और ये वाली जो क्या बोलते हैं, जो बैलेंस CD होता है, मतलब जो ये बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट होती है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैं राम के लिए बताता हूँ कि देखो राम का CR साइड का टोटल देखो 79,790। इस अमाउंट में से DR साइड, कैपिटल अकाउंट के DR साइड जितनी भी राम के करस्पॉन्डिंग एंटीज की भी है वो सारी आप लेस कर दो। तो यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही एंटी है 12,250। जब आप लेस करोगे ये 12,250 तो क्या आएगा, 67,540 की अमाउंट आ जाएगी। फिर आप जब दोनों का टोटल करोगे तो ये अमाउंट दोनों साइड जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। अब देखो बैलेंस शीट को देखते हैं। नई जो बैलेंस शीट होगी ये गगन के जाने के बाद की न्यू बैलेंस शीट किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो आइटम्स है उनके लिए एडजस्टमेंट देखते हैं। तो देखो पहले नंबर पे जो ये दिया हुआ है कि जो मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू है वो 78,000 की है, ठीक है। तो 78,000 से शो कर देंगे मशीनरी को, ये देखो 78,000 से कर दिया। अब आप एक चीज ध्यान दो, देखो इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक तो जो अभी मैंने बताया कि सीधा ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था 78,000 और न्यू बैलेंस शीट में मैंने इसको 78,000 से शो कर दिया। दूसरा आप क्या करोगे, आप जर्नल की एंट्री देखोगे। अब जर्नल में जैसे मशीनरी को CR किया 7,000 है, मशीनरी में कमी की 7,000 की, फिर आप क्या करोगे, ओल्ड बैलेंस शीट देखोगे, मशीनरी की वैल्यू 85,000 और इसमें जनरल में एंट्री कितने की 7,000 से। तो अब जो नया बैलेंस होगा वो इसका कितने का होगा, 78,000 का होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से तो कैलकुलेशन करोगे और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, ये जो बैलेंस शीट है उसमें 78,000 जो होगे वो आप राइट करोगे। तो ये थोड़ा जो है लेंथी प्रोसीजर है, तो आप तो बस सीधा ही क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में देखो, जब अगला खुद ही बोल रहा है कि एक्चुअल वैल्यू 78,000 है तो आप डायरेक्ट ही लिख दो ना, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कहाँ जरूरत है। तो सेकंड नंबर पे आप देखते हैं, देखो बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू है 1,52,000। तो ये देखो बिल्डिंग की वैल्यू 1,52,000 से शो कर दिया न्यू बैलेंस शीट में। आगे देखते हैं, स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 30,000 की है, तो एक्चुअल वैल्यू पे शो कर देते हैं स्टॉक। ये देखो 30,000 पे शो कर दिया स्टॉक को। अब देखो जैसे आगे बोल रहा है कि बैड डेप्ट जो हुआ है 1,550 का हुआ है, तो ये हमको क्या करके लेस करके शो करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे कि जो डेप्टर है 19,000, आप इसमें से लेस करोगे 1,550 के अमाउंट, तो ये जो लेस करने पे वैल्यू आएगी 17,450 की ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसी अमाउंट से न्यू बैलेंस शीट में डेप्टर्स को शो कर देंगे। तो ये देखो 17,450 के अमाउंट से शो कर दिया। आप देखो एक चीज ध्यान दो डेप्टर्स के लिए, जब कभी भी राइट ऑफ करना होता है, ठीक है, बैड डेप्ट है, तब तो लेस करके शो करते हैं, और अगर प्रोविजन के लिए बोल रहा है तो बाकायदा डेप्टर्स में से प्रोविजन लेस करके शो करना होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। और रीजन ये कि बैड डेप्ट का तो मतलब ही यही है कि अब डेप्टर से पैसा वसूल होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन प्रोविजन का ये मतलब है कि दोनों 50-50 है, हो सकता है डेप्टर्स पैसा दे भी दे, हो सकता है नहीं भी दे। इसीलिए ये चीज़ क्या होती है, प्रोविजन को शो करके की जाती है, ना कि डायरेक्टली आप लेस करके शो कर देते हो। देखो ये जो न्यू बैलेंस शीट है हमने क्या किस किस का एडजस्ट किया, डेप्टर का कर लिया, स्टॉक का भी कर लिया, मशीनरी का भी हो गया, बिल्डिंग का भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे कि ये शो हो रहा है कि किसी लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है या किसी असेट्स में चेंज हो रहा है। तो मतलब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट न्यू बैलेंस शीट में अपन ने क्या किए, शो कर लिए। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे आते हैं, ठीक है। उनकी सारे एडजस्टमेंट के बाद में उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है। तो देखो दो ही पार्टनर बचे अब, श्याम, ठीक है। श्याम की जो सारे एडजस्टमेंट के बाद में जो कैपिटल है कितनी है, 73,830 की, और जो राम की कैपिटल 67,540 की। तो यही कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। ये देखो सेम अमाउंट है वो, श्याम और राम, ठीक है, सेम अमाउंट से आप दोनों का टोटल करोगे तो क्या आएगा, ये 1,41,370।
अब देखो जो अगली एंटी है गगन्स लोन। देखो नॉर्मली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना, इस नॉर्मली इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं ना वहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं। वो नॉर्मली इस एंटी को न्यू बैलेंस शीट में शो करना भूल जाते हैं, क्योंकि इस तरह की जो एंटी होती है ना नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चंस में दी भी नहीं होती। तो देखो ये क्या है, जनरल में अपन ने एक एंटी पास की थी। ये जो भी गगन की कैपिटल बन रही थी, मतलब जितना भी पैसा उसको देना था, उसके लिए क्या किया था, लोन का अकाउंट क्रिएट कर लिया था हमने, ठीक है। और ये लोन का कितने 1,80,000 का था। तो इस एंटी की वजह से जो हुआ है, एक लोन क्रिएट हो गया 1,80,000 का। तो ये देखो ये गगन का लोन अकाउंट हुआ 1,80,000 के अमाउंट से। तो देखो वैसे तो कोई एंटी छूटे नहीं न्यू बैलेंस शीट में। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जनरल की एंटीज भी देखनी पड़ेगी आपको। जो जो आपने अकाउंट बनाया, जैसे रिवेल्वेशन का बनाया है, कैपिटल का तो ऑफ कोर्स देखना ही पड़ेगा। तो सारे अकाउंटों को एक बार सब मतलब सरसरी नज़रों से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं कुछ कोई आइटम छूट तो नहीं गई है। अब देखो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में हम कंपेयर करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट से, कौन कौन सी आइटम है जिनमें कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर है 49,000 के है, ठीक है, और कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। तो वो देखो वो न्यू बैलेंस शीट में वही 49,000 के अमाउंट से शो हो जाएंगे। अगला ओल्ड बैलेंस शीट में ये प्रोविडेंट फंड है जो कि 4,000 का है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो 4,000 से देखो ये प्रोविडेंट फंड जो होगा शो हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में भी। अगला देखो जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व के अकाउंट को तो हमने क्लोज ही कर दिया, तो इस वजह से आप देखो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व का आपको अकाउंट ही नहीं मिलेगा। और ये कैपिटल तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं न्यू बैलेंस शीट में। अब असेट साइड को देखते हैं। केस नॉर्मली जैसा मैं बोलता हूँ, नॉर्मली मिस्टेक जो होती है वो यहीं पे होती है। तो देखो जनरल की जितनी भी एंटीज है उन सारी एंटीज में कोई ऐसी एंटी नहीं है जो कि केस की एंटी है। ना केस सीआर हुआ है ना डीआर हुआ है, मतलब ना तो केस हुआ है ना बैंक हुआ है। और इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ना ही क्वेश्चन में दी हुई है जिससे कि ये पता चलता है कि केस या बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से सेम अमाउंट से आएगा। तो जैसे ओल्ड बैलेंस शीट में कितने का है 8,000 का, अब न्यू बैलेंस शीट में भी ये 8,000 का ही आएगा। बाकी देखो डेप्टर्स के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ऐसे ही स्टॉक के लिए भी अपन एडजस्टमेंट कर चुके, मशीनरी के लिए भी एडजस्टमेंट हो चुका, बिल्डिंग के लिए भी हो चुका। बाकी रही पेटेंट। तो पेटेंट के लिए देखो ये जो ओल्ड बैलेंस शीट है कोई क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई इसके रिगार्डिंग। तो ये पेटेंट की जो वैल्यू 9,000 है न्यू बैलेंस शीट में भी सेम अमाउंट से शो होगी। तो ये देखो पेटेंट 9,000 सेम अमाउंट से। तो ये सारी एंटीज जो हो गई है वो पास हो गई है। अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया बात बोली है इसने नोट में लास्ट में कि फर्म के पास क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है। इस वजह से क्या है, जो ये रिटायरिंग पार्टनर गगन है इसको ये इमीडिएटली पेमेंट नहीं करेगी, बल्कि इसको कहेगी कि भैया अभी हमारे पास पैसा नहीं है और आपका पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो आप अपने ये जो अमाउंट है जो कि हमें पे करनी है आप इसको लोन में कन्वर्ट कर दो। तो इसी वजह से देखो ये वाली जो एंटी हुई थी गगन्स लोन, इसके ये 1,80,000 की, इसी वजह से ये एंटी हुई थी। लेकिन देखो जैसे कि न्यू बैलेंस शीट में अपन को पता है कि जो फर्म का जो केस शो हो रहा है वो 8,000 से शो हो रहा है। तो फर्म चाहती तो ऐसा भी कर सकती थी कि इस 8,000 का पेमेंट कर देती और बाकी अमाउंट को लोन में कन्वर्ट कर देती। अगर फर्म ऐसा करती तो उस केस में देखो क्या होता, ये जो गगन का डीआर साइड है, इस डीआर साइड में 8,000 की एक और एंट्री होती, ठीक है, और यहाँ पर जो पर्टिकुलर है वहाँ इसमें केस आ जाता, ठीक है। और ये जो लोन है ये 1,80,000 का, ये 8,000 से क्या हो जाता, लेस हो जाता। तो देखो उससे क्या होता, जैसे ये न्यू वाली बैलेंस शीट है, ये जो 8,000 की अमाउंट असेट साइड में ये अमाउंट नहीं आती, ठीक है। और ये लाइबिलिटी साइड में क्या होता, जो ये लोन है 1,80,000 का, तो इसमें से 8,000 की अमाउंट जो होती वो कम हो जाती, ठीक है। उस वजह से क्या होता, ये लाइबिलिटी साइड और असेट साइड ये दोनों ही 8,000 से क्या होती, लेस हो जाती, और इस तरीके से दोनों साइड्स क्या होती, इक्वल हो जाती। अब देखो अगला देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन से पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट, कहने का मतलब जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो गई या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी न्यू कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो देखो कई बार तो क्या होता है किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट के बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो किसी तरह का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिटायरिंग के टाइम पे, पार्टनर की रिटायरिंग के टाइम पे जितने जो भी आपने एडजस्टमेंट किए, उन सारे एडजस्टमेंट के बाद में इनका जो कैपिटल अकाउंट जितनी भी कैपिटल शो करेगा रिमेनिंग पार्टनर्स की, मैं रिमेनिंग पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग पार्टनर्स की जो भी कैपिटल शो होगी सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, जब आप उन सब का टोटल करोगे तो वो ही क्या होगी, देखो फर्म की कैपिटल होगी। मतलब इन रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी ये सारे एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल होगी। ये ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे और ना ही कोई कैपिटल को विड्रॉ करेंगे। दूसरी देखो कंडीशन क्या हो सकती है, सेकंड कंडीशन इस तरीके से हो सकती है कि जैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में रिमेनिंग पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि जो अपनी कैपिटल होगी ना वो अपना जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेंगे भाई, जितने भी एडजस्टमेंट होने के बाद इन रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में फिर ये कंपेयर करेंगे कि कितनी अमाउंट हमें विड्रॉ करनी है या कितनी एडिशनल अमाउंट हमें चाहिए, जिससे कि हमारी जो ये न्यू कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, या तो कैपिटल विड्रॉ करेंगे या एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो इससे रिलेटेड इसने नीचे क्या है, कुछ एंटीज दी है जनरल में, कौन कौन सी एंटीज पास होती है। तो मैं इन एंटीज को एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे सपोज करो एक फर्म में 3 पार्टनर है A B C, ठीक है। C जो होता है वो रिटायर हो जाता है और A B का जो न्यू शेयर है वो 1/1 का है। और जो A की जो क्या बोलते हैं, A की जो कैपिटल है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इस रिटायरिंग पार्टनर C के बाद में वो 3000 की। ऐसे ही सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो B की कैपिटल है वो 6000 की है, ठीक है। और फर्म की जो न्यू कैपिटल है, मतलब इस C के रिटायर होने के बाद की फर्म की जो न्यू कैपिटल है वो 10000 की है, ठीक है। तो देखो फर्म की जैसे कि न्यू कैपिटल कितनी है, 10000 की, ठीक है। और शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, न्यू 1/1 का। तो ये 10000 जो होगा 1/1 के अकॉर्डिंग ही इनकी कैपिटल होगी। तो इसका मतलब फर्म में जो A की कैपिटल होनी चाहिए वो 5000 की होनी चाहिए, ऐसे ही B की भी जो कैपिटल होनी चाहिए वो 5000 की होनी चाहिए शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। इसलिए दोनों की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए। लेकिन आप ये यहाँ पर आप ऊपर देखो, एक्चुअल में कैपिटल A की कितनी है, 3000, और एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए, 5000 की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसको 2000 की अमाउंट और लानी पड़ेगी, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो क्या होगा, ये सेकंड नंबर की एंट्री पास की जाएगी। तो इससे देखो क्या होगा, फर्म का जो केस है वो 2000 से इंक्रीज हो जाएगा। और जो ये A है, A की जो कैपिटल है वो भी देखो 2000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, 3000 से इंक्रीज होकर के अब जो A की कैपिटल होगी वो 5000 शो हो जाएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो B के लिए देखते हैं। B की सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में कैपिटल कितनी है, 6000 की है, ठीक है। और होनी कितनी चाहिए, 5000 की जो कैपिटल है वो होनी चाहिए। मतलब 1000 एक्स्ट्रा है अभी भी, तो ये क्या करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा। तो जो ये 1000 विड्रॉ करेगा, इसकी एंट्री देखो ये फर्स्ट नंबर की एंट्री होगी विड्रॉ के लिए। तो इसकी जो कैपिटल होगी वो DR हो जाएगी 1000 से, तो इसकी कैपिटल 1000 से जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही ये केस जब फर्म से निकालेगा तो फर्म का तो केस कम हो जाएगा ना, इसीलिए फर्म का जो केस होगा वो 10000 से क्या होगा, CR हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, 6000 से कम होकर के B की जो कैपिटल होगी वो 5000 हो जाएगी। अब ये 5000 पे आ गई। अब इन दोनों की कैपिटल क्या होगी, 1/1 के रेशियो में हो जाएगी। अब देखो ये नीचे बोल रहा है कि ये एडजस्टमेंट करने में भी दरअसल क्या होता है, देखो 3 तरह की कंडीशन हो सकती है। तो पहले नंबर की कंडीशन देखते हैं। तो ये देखो बोलता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल हमें कितनी रखनी है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। इलस्ट्रेशन 14। मोहित, नीरज और सोहन क्या है, देखो पार्टनर एक फर्म के अंदर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 का है। नीरज फर्म से रिटायर हो जाता है और जो रिमेनिंग पार्टनर मोहित और सोहन है वे डिसाइड करते हैं
कि जो उनकी न्यू फर्म है, उनका जो फर्म की जो कैपिटल होगी वो 1,20,000 की होगी। तो मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए न्यू फर्म की वो 1,20,000 की। खैर फर्म न्यू तो नहीं है, मतलब इन दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स के की जो ये फर्म है इसकी 1,20,000 होनी चाहिए। अब देखो ये नीरज के रिटायर होने पर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो मोहित का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 82,000 का है। मतलब 82,000 से CR है, डिफॉल्ट वैल्यू CR ही होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और जो सोहन की जो कैपिटल है वो 41,000 की है। अब देखो हमें पता करना है कि ये जो रिमेनिंग पार्टनर मोहित और सोहन है, ये कितनी अमाउंट अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे या फिर एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे, इसका कैलकुलेशन करना है। क्योंकि हमें जो एडजस्टमेंट करना है इनकी मोहित और सोहन की न्यू कैपिटल का, वो इस 1,20,000 की कैपिटल के बेस पे करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले तो ये रिमेनिंग पार्टनर मोहित और जो सोहन है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा हमें पता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, सिर्फ ओल्ड शेयरिंग रेशियो दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो ओल्ड रेशियो ही होता है। तो इस कंडीशन में मोहित और जो सोहन का जो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2 और 1 का होगा। तो ये देखो ये 2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो फर्म की जो टोटल कैपिटल है 1,20,000, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखो ये मोहित के लिए किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, 1,20,000 का 2/3 कितना होगा, 80,000 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर फर्म की टोटल कैपिटल हमें 1,20,000 पे रखनी है और हमें इसमें जो ये मोहित और सोहन का जो कैपिटल है वो इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग अगर रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग मोहित की जो कैपिटल है वो 80,000 होनी चाहिए। ऐसे ही सोहन के लिए कैलकुलेट करेंगे जो आएगी 40,000। मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जो सोहन की कैपिटल है वो 40,000 की होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए वो है। अब देखो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में एक्चुअल में है कितनी, तो जो मोहित की है वो है 82,000 की। ठीक है, तो यही चीज देखो इसने यहाँ पर ये नीचे जो टेबल बनाई है इसमें किया है। तो जैसे कि मोहित के लिए देखते हैं होनी कितनी चाहिए, 80,000, जो देखो अपन ने यहाँ ऊपर ये कैलकुलेट किया। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में है कितनी, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 82,000 की। तो ये 82,000 की, तो देखो इसका मतलब ये बात जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा की कैपिटल है इसकी। कितनी, 2,000 से ज्यादा है। तो ये 2,000 को क्या करेगा, 2,000 को ये विड्रॉ कर लेगा। फिर इससे क्या होगा, जैसे ही 2,000 को विड्रॉ करेगा इसकी कैपिटल 80,000 शो करने लग जाएगी। इसी तरीके से मोहित की देखो, मोहित की होनी कितनी चाहिए, 40,000 की, जो ये ऊपर अपन ने कैलकुलेट किया। और एक्चुअल में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद है कितने की, ये देखो क्वेश्चन में 41,000 की। ठीक है, तो इसकी भी क्या है, 1,000 ज्यादा है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी विड्रॉ कर लेगा 1,000 का। और जैसे ही ये 1,000 का विड्रॉ करेगा तो इसकी जो कैपिटल होगी वो 40,000 की हो जाएगी। अब देखो ये यहाँ गलत लिखा है, ये ऑन नहीं आएगा, ये और आएगा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। तो जर्नल में एंट्री किस तरीके से होगी, जैसा अपन ने पीछे के पेज पे देखा, दोनों ही ड्राइंग करेंगे। और कितनी कितनी अमाउंट से, जैसे कि अपन ने देखा जो मोहित है वो 2,000 विड्रॉ करेगा और जो सोहन है वो 1,000 विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इनकी कैपिटल जो होगी 2,000 से मोहित की 2,000 से डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे ही सोहन की जो होगी वो 1,000 से डिक्रीज हो जाएगी। DR कर देंगे। अब भाई इन दोनों ने क्या किया, फर्म से 3,000 का केस विड्रॉ कर लिया। तो ये देखो फर्म का जो केस होगा वो 3,000 से कम हो जाएगा। अब देखो दूसरे नंबर की कंडीशन देखते हैं कि जो फर्म की टोटल कैपिटल है, कहने का मतलब पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो न्यू फर्म है उसमें जो है उस फर्म की अगर कैपिटल दी भी नहीं है, तो उस केस में आप किस तरीके से ये रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल जो होगी वो रखी जाएगी। मतलब हमें रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही रखनी है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है। जैसे कि आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखो,
यहाँ पर दिया हुआ था कि जो फर्म की जो कैपिटल है वो 1,20,000 की है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ये नहीं दिया हुआ कि फर्म की कैपिटल 1,20,000 है, उस केस में क्या करना है। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। इल्यूस्ट्रेशन 15। आशा, दीपा और लता क्या है, देखो एक फर्म में पार्टनर है 3 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 3:1 का है। दीपा रिटायर हो जाती है और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस बना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद में, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है उन सब वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में आशा की जो कैपिटल है वो है 1,60,000 की और लता की जो कैपिटल है वो है 80,000 की। और देखो जो ये रिमेनिंग पार्टनर है आशा और लता, ये डिसाइड करते हैं कि न्यू फर्म के अंदर जो इनकी कैपिटल होगी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। तो देखो हमें रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी है, जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है और ये बताना है कि रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन सा पार्टनर जो है कितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा और कौन सा पार्टनर लेके आएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो ये न्यू फर्म है इसकी टोटल कैपिटल हमें जो होगी फाइंड आउट करनी होगी। और वो कैपिटल किस तरीके से करेंगे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में रिमेनिंग पार्टनर्स की जितनी जितनी कैपिटल है ना उन सारी कैपिटल को आप ऐड कर दो, वो ही क्या होगी, न्यू फर्म की नई कैपिटल होगी। तो देखो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि रिमेनिंग पार्टनर जो कि आशा है, सारे एडजस्टमेंट के बाद में इसकी कैपिटल कितनी है जो कि क्वेश्चन में देखो दी हुई है, ये यहाँ पर 1,60,000, ठीक है। तो ये 1,60,000 और दूसरी ऐसे लता की सारे एडजस्टमेंट के बाद में कैपिटल कितनी है 80,000 की, ये देखो जैसे कि 80,000 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐड करने पे क्या आएगा 2,40,000। तो ये 2,40,000 ही क्या है न्यू फर्म की कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल होगी 2,40,000। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इस और जैसा कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो ओल्ड शेयर होगा वही न्यू शेयर होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो ये 3:1 का जो होगा वो शेयर हो जाएगा, जो देखो यहाँ पर दिया हुआ है न्यू शेयर। अब देखो दो कंडीशन है, पहली चीज न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी है 2,40,000 और दूसरी क्या है ये रिमेनिंग पार्टनर जो आशा और लता है इनकी कैपिटल 3:1 के रेशियो में ही होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कैलकुलेट करेंगे कि आशा की न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, भाई फर्म की जितनी भी कैपिटल है 2,40,000 का 3/4 कैपिटल होनी चाहिए आशा की। तो कैलकुलेट करने पे कितना है 1,80,000। इसका मतलब फर्म आशा की जो न्यू कैपिटल है वो 1,80,000 की होनी चाहिए। ऐसे ही लता के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लता की जो कैलकुलेट करने पे आया 2,40,000 का 1/4, तो ये 60,000, मतलब लता की जो न्यू कैपिटल है वो 60,000 की होनी चाहिए। देखो ये तो होनी चाहिए, अब एक्चुअल में है कितनी दोनों की। तो देखो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है आशा की तो 1,60,000 की और जो लता है लता की 80,000 की है, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखो यही कैलकुलेशन इस पॉइंट बी में की गई है। तो जैसे कि अपन ने देखा आशा की होनी कितनी चाहिए 1,80,000 जो यहाँ पर अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया, और एक्चुअल में है कितनी सारे एडजस्टमेंट के बाद 160 की, जो कि क्वेश्चन में अभी पीछे अपन ने देखा 160 की ये वाली अमाउंट। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो आशा की कैपिटल है वो कम है 20,000 से, दोनों का आप डिफरेंस देख लो 20,000 से कम है। तो आशा क्या करेगी 20,000 केस लेके आएगी और केस लाने की वजह से इसकी कैपिटल 20,000 से इंक्रीज होकर हो जाएगी, जिससे कि अब इसकी जो कैपिटल का जो अकाउंट होगा 1,80,000 CR बैलेंस शो करने लग जाएगा। तो ये अमाउंट लेके आएगी। ऐसे ही लता के लिए देखते हैं। तो देखो होनी कितनी चाहिए लता की, ऊपर कैलकुलेट किया 60,000, ठीक है 60,000 होनी चाहिए। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में है कितनी, जो कि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है ये 80,000 की, ठीक है। तो 80,000 की है, मतलब कि इसकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो ज़्यादा है 20,000 से, तो ये क्या करेगी, ये विड्रॉ कर लेगी 20,000 को। तो विड्रॉ से मतलब इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो देखो जैसा अपन ने प्रीवियस पेज पे देखा कि आशा जो है 20,000 का केस लेके आएगी, उसकी वजह से क्या होगा
फर्म का जो केस है वो 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। कुछ भी कहो, देखो बैंक बोलो केस बोलो, बात एक ही है। और ये केस लेके आ रही है 20,000, इसकी वजह से इसकी कैपिटल भी जो होगी 20,000 से इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही लता क्या कर रही है, विड्रॉ करेगी क्योंकि इसकी कैपिटल ज़्यादा है। तो विड्रॉ कितने का किया, 20,000 का विड्रॉ करेगी। तो इसी वजह से इसकी कैपिटल जो होगी 20,000 से कम हो जाएगी। और भाई ये फार्म से पैसा निकाल रही है 20,000, इसलिए फार्म का जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा, तो बैंक जो होगा वो CR हो जाएगा। अब देखो ये थर्ड नंबर की कंडीशन देखते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर को जितनी भी अमाउंट पे करनी होती है ना, जितनी भी बनती है उतनी अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर के आते हैं। और कितनी अमाउंट लेके आएंगे, इस तरीके से लेके आते हैं जिससे कि उनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ABC 3 पार्टनर है, C जो है वो रिटायर हो रहा है। तो देखो C को और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो उनकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ये है, A का 10,000 का, B का 15,000 का, C का भी 15,000 का। अब जैसे C रिटायर हो रहा है तो C को 15,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। तो A और B दोनों मिलकर के 15,000 की अमाउंट लेकर के आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फार्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो चेंज नहीं होगी, वो इन तीनों का टोटल ही होगा। मतलब 10,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो गया 40,000। मतलब न्यू फार्म की जो न्यू कैपिटल होगी वो 40,000 ही होगी। और ये 40,000 इस तरीके से होनी चाहिए कि जो ये रिमेनिंग पार्टनर AB है उनके शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो, जो भी हो। जैसे कि 1:1 का है तो ये 1:1 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है 16, इसको सॉल्व करते हैं। ललित, पंकज और राहुल क्या है, देखो पार्टनर एक फार्म के अंदर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 4:3 का है। और ललित क्या होता है, देखो रिटायर हो जाता है और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बिलोंग करते हैं जनरल रिजर्व को, गुडविल को, रिवेल्वेशन अकाउंट को, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में ललित का जो कैपिटल अकाउंट है वो 70,000 शो करता है। पंकज की जो कैपिटल है वो 60,000 की है और राहुल की जो कैपिटल है वो 50,000 की है। अब देखो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर है पंकज और राहुल, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इतनी अमाउंट लेकर के आएंगे जितनी की ललित को पे करनी है, ठीक है। और इस तरीके से लेकर के आएंगे कि इनके जो कैपिटल अकाउंट है, मतलब पंकज और राहुल के जो कैपिटल अकाउंट है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाए। मतलब जब आप इनकी ये पंकज और राहुल की कैपिटल का जब आप रेशियो लोगे तो वो रेशियो बिल्कुल इक्वल होगा इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कौन कौन पार्टनर, ये राहुल और ये पंकज में से ये कितनी अमाउंट ये लेके आएंगे। जनरल में एंट्रीज पास करनी है और पेमेंट, ललित को जो पेमेंट करना है उसकी एंट्री पास करनी है। तो देखो जैसा हमें पता है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ हो कि रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो वो ओल्ड रेशियो ही होता है जो कि कितने का होगा, 3:3 का होगा। तो ये देखो ये 3:3 और 3:3 को 1:1 हो गया, ये और सॉल्व करोगे तो ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो देखते हैं न्यू फार्म की टोटल जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी। तो देखो जैसा अपन को पता है कि वो न्यू फार्म की जो टोटल कैपिटल होगी वो वही होगी जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में इन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है। तो इनकी देखो कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई है सारे एडजस्टमेंट के बाद में 70,000, 60,000 और 50,000। तो ये देखो ये तीनों की कैपिटल लिख दी। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या है, 1,80,000। मतलब न्यू फार्म की जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए वो 1,80,000 की होनी चाहिए। देखो आप यहाँ पर जो मिस्टेक कर सकते हो वो ये कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, पहली चीज़ इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल होनी चाहिए, पहले की कैपिटल नहीं होनी चाहिए, बाद की होनी चाहिए। अब देखो न्यू फार्म की टोटल कैपिटल कितनी, 1,80,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 1:1 का। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, ये पंकज और राहुल की कैपिटल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो पंकज के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो पंकज की फर्म में जो है 90,000 की कैपिटल होनी चाहिए, ऐसे ही राहुल की कैपिटल भी 90,000 की होनी चाहिए। तब ये क्या होगा, दोनों की कैपिटल का रेशियो 1:1 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से, और दोनों को कैपिटल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी जो कि कितनी है, 1,80,000 की है। मतलब पंकज की जो कैपिटल है 90,000 की होनी चाहिए, ऐसे ही राहुल की 90,000 की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो ये पंकज राहुल ये टेबल बनानी कितनी होनी चाहिए, दोनों की 90 की, ठीक है, इन दोनों को लिख लेंगे। और अब देखो एक्चुअल में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद एक्चुअल में है कितनी, पंकज की 60,000 की और राहुल की 50,000 की, ठीक है। तो एक्चुअल की ये अमाउंट यहाँ लिख लेंगे 60,000 और 50,000, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, जैसे कि पंकज के लिए देखते हैं। सबसे पहले 90,000 होनी चाहिए, लेकिन सारे एडजस्टमेंट के बाद में है कितनी, 60,000 की। तो ये क्या करेगा, कम पड़ गई इसकी कैपिटल, तो ये 30,000 की कैपिटल और लेके आएगा, ठीक है, ये कैपिटल लेके आएगा। अब ऐसे राहुल के लिए देखते हैं होनी कितनी चाहिए, 90,000 की। सारे एडजस्टमेंट के बाद में एक्चुअल में है कितनी, 50,000 की। तो मतलब इसकी भी कैपिटल जो है वो कम है, तो ये भी लेके आएगा 40,000 की कैपिटल। जब ये 40,000 की कैपिटल लेके आएगा तो अब इसका कैपिटल अकाउंट कितने का बैलेंस शो करेगा, 90,000 का। तो ये भी 40,000 की कैपिटल जो होगा, केस जो होगा वो लेके आएगा। अब इनकी जर्नल में एंट्री देखते हैं। तो देखो जैसा पंकज जो है 30,000 की जो होगा केस लेके आएगा, ठीक है, तो इसकी कैपिटल 30,000 से इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो ये 30,000 इस वजह से। ऐसे ही जो राहुल है वो देखो 40,000 लेके आएगा, तो इसकी कैपिटल भी ये देखो 40,000 से इंक्रीज हो जाएगी राहुल की। अब दोनों कितना केस लेके आए, दोनों को ऐड कर दो 70,000, तो फर्म के पास तो केस इंक्रीज हो गया ना 70,000 से। तो ये फर्म का केस बैंक को क्या कर देंगे, डीआर कर देंगे, फर्म का केस इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो जैसा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो रिटायरिंग पार्टनर ललित है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल कितनी है, 70,000 की। मतलब कि उसको 70,000 का पेमेंट करना है। तो ये ललित को 70,000 का जब पेमेंट करेंगे तो ये वाली एंट्री हो जाएगी, ललित की कैपिटल अकाउंट 70,000 से डीआर हो जाएगी, जिससे कि अकाउंट ही क्लोज हो जाएगा। और फर्म पेमेंट करेगी 70,000 का, इसलिए फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो 70,000 से कम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।